वेलकम टू द डिबेट। इतिहास में ना आमतौर पर महानता को खून से मापा जाता है। मतलब किसने कितने राज्य जीते, कितनी बड़ी सेना बनाई, या नक्शे पर अपनी सीमाएं कितनी दूर तक फैलाई। बिल्कुल, सत्ता का सीधा सा अर्थ हमेशा से ही बल और नियंत्रण रहा है। हाँ, और लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिसकी सेना को हराना लगभग नामुमकिन हो, वो अपनी जीत के बिल्कुल चरम पर पहुंचकर अपनी तलवार ही फेंक दे। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, और आज हम प्राचीन भारत के उसी स्वर्णिम अध्याय की बात कर रहे हैं जिसे हम सम्राट अशोक के शासनकाल के रूप में जानते हैं। सही कहा। हमारी जो स्रोत सामग्री है ना, वो अशोक के इस सफर को साम्राज्य विस्तार से लेकर नैतिक मूल्यों तक का एक ऐतिहासिक सफर मानती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और मौलिक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये है कि अशोक की महानता और उनकी जो विरासत आज तक कायम है, उसका असली कारण क्या था? क्या वो उनका वैचारिक परिवर्तन था, जहां उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया? या फिर, और यही आज की बहस का केंद्र भी है, कि इस महानता की असली वजह वो विशाल साम्राज्य और अजेय सैन्य शक्ति थी जिसने इन नैतिक विचारों को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाने के लिए एक संस्थागत शक्ति, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल पावर का काम किया। बिल्कुल। और जो लोग आज हमें सुन रहे हैं ना, वो शायद सोच रहे होंगे कि एक राजा अचानक संत कैसे बन गया और इतिहास ने उसे महान कैसे मान लिया। हाँ, मतलब ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत में ये केवल एक राजा के संत बनने की कहानी नहीं है। ये सत्ता के काम करने के तरीके को गहराई से समझने की कहानी है। सही बात है। और देखिए, इस चर्चा में मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि अशोक की जो वास्तविक विरासत है ना, वो उनका वैचारिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। एक मार्गदर्शक और एक नैतिक नेता के रूप में उनकी भूमिका ही वो असली ताकत थी, जिसने एक आम भौगोलिक विजय को, मतलब जमीन जीतने को, एक ऐसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विजय में बदल दिया जो सदियों तक जिंदा रही। मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन बस एक सेकंड। अगर वो आंतरिक परिवर्तन नहीं होता ना, तो अशोक भी इतिहास के उन सैकड़ों क्रूर राजाओं की तरह भुला दिए गए होते जिनकी सत्ता केवल उनकी तलवार की धार तक सीमित थी। देखिए, आपकी इस बात में बहुत आदर्शवाद है और मैं इसका पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इस यथार्थ को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। अच्छा, तो आपका नजरिया क्या है? मेरा मानना यह है कि एक अजेय योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में अशोक ने जो विशाल साम्राज्य का बुनियादी ढांचा तैयार किया था ना, हाँ, वो ढांचा, वही वो प्राथमिक कारण था जिसने उनके व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को एक स्थायी ऐतिहासिक विरासत में बदला। अगर उनके पास वो असीम संस्थागत शक्ति और भौगोलिक प्रभुत्व नहीं होता, तो क्या होता? तो शांति और अहिंसा का उनका संदेश महज एक दार्शनिक की व्यक्तिगत डायरी के पन्नों तक सिमटकर रह जाता। उसे कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक का जीवन एक विजेता से एक नैतिक नेता में परिवर्तित हुआ। जी, वो एक परिवर्तन का दौर था। और यहां हमें यह समझना होगा कि यह परिवर्तन काम कैसे करता है। उन्होंने सत्ता का आधार ही बदल दिया। मतलब पहले जो आधार भौगोलिक सीमाएं और सैन्य बल था, जिसे हम हार्ड पावर कहते हैं, बिल्कुल, उस हार्ड पावर को हटाकर उन्होंने 3 नैतिक स्तंभ खड़े किए। पहला अहिंसा और करुणा, दूसरा प्रजा का कल्याण, और तीसरा सहिष्णुता, यानी सभी विचारों का सम्मान। हाँ, ये स्तंभ तो थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब राजाओं का काम ही बस युद्ध करना था, तब अशोक ने अपनी सत्ता के हार्ड पावर को पूरी तरह से सॉफ्ट पावर में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि तलवार से आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन विचार से आप पीढ़ियों को जीत सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि उनका ये वैचारिक बदलाव कोई छोटी बात थी, लेकिन हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर में जाने की इस पूरी प्रक्रिया में आप उस हार्ड पावर की अहमियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, बस उसकी जगह तय कर रहा हूं। पर देखिए ना, स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर ध्यान दीजिए जहां अशोक को प्राचीन भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के निर्माता के रूप में स्थापित किया गया है। हाँ, वो एक विशाल साम्राज्य के निर्माता थे। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने तलवार छोड़कर विचार अपना लिए?
लेकिन जरा सोचिए, लोग उनके उन विचारों को सुन क्यों रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि विचार बहुत अच्छे थे? विचारों में ताकत तो थी। ताकत थी नहीं, लोग इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो विचार उस आदमी के थे जिसके पास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे लाने वाली अजेय सेना थी। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि लोग डर की वजह से शांति का संदेश सुन रहे थे? ये तो विरोधाभास हो गया। मैं डर नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि अथॉरिटी मतलब सत्ता के प्रभाव की वजह से सुन रहे थे। बिना उस सैन्य शक्ति और विशाल साम्राज्य के वो जो सम्मान और अधिकार उन्हें प्राप्त था, उसके बिना धर्मचक्र और कमल का प्रभाव इतना व्यापक हो ही नहीं सकता था। मुझे इस पर आपत्ति है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक कमजोर या हारा हुआ राजा अगर अहिंसा की बात करे ना, तो दुनिया उसे कायरता मानती है। लेकिन जब एक ऐसा विजेता जिसे हराना नामुमकिन हो वो युद्ध त्यागता है, तब जाकर वो एक महान कार्य बनता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप कह रही हैं कि विचार को फैलने के लिए एक मंच चाहिए था और सेना ने वो मंच दिया। बिल्कुल, वही उनका विशाल ढांचा था। लेकिन क्या हम शक्ति के इस ढांचे को कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं? मैं इसे एक और तरीके से देखता हूं। बताइए। मान लीजिए सैन्य शक्ति और प्रशासनिक ढांचा एक हाईवे या एक्सप्रेसवे की तरह है। आपने बहुत मेहनत से सेना और संसाधनों का इस्तेमाल करके ये हाईवे बना लिया। हाँ, एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। सही, लेकिन उस हाईवे का अपने आप में क्या महत्व है अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ सेना के टैंक्स और हथियार ही दौड़ते रहें? अशोक की महानता उस हाईवे को बनाने में उतनी नहीं है। तो फिर किसमें है? वो महानता इस बात में है कि उन्होंने उस हाईवे पर दौड़ने वाले कार्गो को बदल दिया। उन्होंने हथियारों की जगह सहिष्णुता, प्रजा के कल्याण और करुणा के संदेश को उस हाईवे पर दौड़ाया। ये हाईवे और कार्गो का उदाहरण? बस एक सेकंड। भौगोलिक सीमाएं और राजनीतिक सत्ता का वो हाईवे तो समय के साथ टूट गया ना। अशोक का साम्राज्य भी उनके बाद धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन वो जो कार्गो था, वो जो संदेश था, वो आज भी जिंदा है। ऐतिहासिक यथार्थवाद की कसौटी पर कसते हैं। जी बिल्कुल। सामग्री में ना एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण चित्र है, एक तराजू का चित्र जो एक अद्वितीय ऐतिहासिक जीवन को दर्शाता है। अब इस तराजू को ध्यान से देखिए। हाँ, वो संतुलन वाला हिस्सा। बिल्कुल, ये तराजू किसी एक तरफ झुकावा नहीं है, यह पूर्ण संतुलन में है। इसके एक पल्ले पर तलवार और ढाल है जो असीम सैन्य बल का प्रतीक है, और दूसरे पर कमल और चक्र है। हाँ, जो नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। तो यह सामग्री हमें साफ साफ बता रही है कि यह कहानी केवल आपके कार्गो की नहीं है, यह शक्ति और नैतिकता के उत्तम संतुलन की कहानी है। आप उस तलवार और ढाल वाले पल्ले को हटाकर सिर्फ कमल और चक्र वाले पल्ले से इतिहास नहीं तौल सकते। मैं उसे हटा नहीं रहा हूं, लेकिन उसी श्रुत सामग्री में ना एक और बहुत दिलचस्प बात है। वहां दृष्टिकोण में बदलाव को एक तीर के जरिए समझाया गया है, जो पूर्व से पश्चात की ओर जाता है। हाँ, जो पूर्व से पश्चात की ओर जा रहा है। तो जरा उस तीर की दिशा पर गौर कीजिए। वो तीर वापस पीछे की तरफ नहीं जाता। वो ये स्पष्ट करता है कि जो पूर्व का चरण था, यानी साम्राज्य का विस्तार, तलवार और ढाल, वो महज एक शुरुआती पड़ाव था। लेकिन पश्चात का जो चरण है, यानी नैतिक मूल्य और शांति, वो उनका अंतिम लक्ष्य और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बन गया। लेकिन भौतिक शक्ति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी और वैचारिक शक्ति ने पूरी तरह से उसका स्थान ले लिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकती कि भौतिक शक्ति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब अशोक ने शांति का मार्ग अपनाया तो उन्होंने प्रशासन और राज्य की ताकत को किनारे कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने राज्य को खत्म कर दिया, पर आप उसे कम आंक रहे हैं। चलिए इसे सामग्री में दिए गए व्यक्तित्व के 4 पहलुओं से समझते हैं। वो हैं योद्धा, प्रशासक, मार्गदर्शक और दार्शनिक। हाँ, 4 पहलू। आप ना मार्गदर्शक और दार्शनिक पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर वाले पहलू को क्यों भूल रहे हैं? मैं प्रशासक को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, जरा सोचिए इस बारे में। आप प्रजा के कल्याण की बात करते हैं। सामग्री कहती है कि महान कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा की गई। बिल्कुल की गई। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद सोचें। पूरे उपमहाद्वीप के स्तर पर महान सार्वजनिक कार्य करना, कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना, जानवरों और इंसानों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना, क्या ये सब सिर्फ अच्छे विचारों से हो जाता है? संसाधन तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होता।
इन सब के लिए आपको एक बेहद जटिल और कुशल मशीनरी चाहिए। आपको अपार टैक्स वसूलने की व्यवस्था चाहिए, कुशल अधिकारी चाहिए, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग चाहिए ताकि संसाधन एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। जी। एक अत्यंत स्थिर राज्य के बिना असंभव है। ये जो प्रशासक और योद्धा वाला पहलू था ना, उसी ने उस कल्याणकारी राज्य को जमीन पर उतारा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी बड़े काम के लिए प्रशासन और रसद यानी लॉजिस्टिक्स की जरूरत तो होती है, लेकिन आप प्रशासन को ही सब कुछ मान रही हैं। मैं सब कुछ नहीं, मैं उसे बुनियाद मान रही हूं। पर देखिए, अगर हम सिर्फ कुशल प्रशासन की बात करें तो दुनिया के इतिहास में बहुत से ऐसे साम्राज्य हुए हैं। रोमनों ने शानदार सड़कें बनवाई, चीन के सम्राटों ने बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई। हाँ, बनाई। लेकिन क्या हम उन्हें अशोक के समान याद रखते हैं? नहीं। अशोक का स्थान विश्व इतिहास में इसलिए अद्वितीय नहीं है क्योंकि उनकी कर व्यवस्था अच्छी थी या उन्होंने कुएं खुदवाए थे। तो फिर किस लिए है? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के दार्शनिक पहलू को अपने प्रशासक पहलू का मार्गदर्शन करने दिया। एक आम प्राचीन प्रशासक का काम क्या होता था? बस टैक्स इकट्ठा करना, विद्रोह को दबाना और राजा के खजाने को भरना। हाँ, वो तो बेसिक काम था। लेकिन अशोक ने इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी का सॉफ्टवेयर ही बदल दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि अब तुम्हारा मुख्य काम सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच धम्म या नैतिक मूल्यों का प्रचार करना है। उन्होंने प्रशासन को महज एक यांत्रिक उपकरण नहीं रहने दिया, बल्कि उसे करुणा और सहिष्णुता का वाहक बना दिया। प्रशासन केवल एक टूल था, उस साम्राज्य की असली आत्मा वो नैतिक दृष्टिकोण था जो एक मार्गदर्शक के रूप में अशोक ने उसे दी थी। देखिए, आपकी ये बात कि उन्होंने मशीनरी का सॉफ्टवेयर बदल दिया, ये काफी हद तक सही है। लेकिन क्या आप ये नहीं देख रहे कि उस नए सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कितने विशाल और शक्तिशाली हार्डवेयर की जरूरत थी? ईसा का संदेश फैलाने का फैसला किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थरों और विशाल स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। अब जरा सोचिए कि ये स्तंभ कहाँ लगाए गए थे? क्या वे किसी सुनसान जंगल में थे? नहीं, वे मुख्य व्यापारिक मार्गों और साम्राज्य की सीमाओं पर थे। बिल्कुल, वे उस विशाल साम्राज्य की सीमाओं और उन व्यापारिक धमनियों पर स्थापित किए गए थे जिन्हें उनकी सेना ने जीत कर सुरक्षित किया था। हाँ, पर संदेश तो उनका अपना था। संदेश उनका था, लेकिन उस जमाने में कोई इंटरनेट या मास मीडिया तो था नहीं। अगर आपको लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो आप कैसे पहुंचाएंगे? अशोक ने उन रास्तों का इस्तेमाल किया जहां से सबसे ज्यादा लोग गुजरते थे। एक तरह का नेटवर्क। हाँ, ये प्राचीन काल का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क था, जैसे आज के फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। और इस नेटवर्क को किसने बनाया और सुरक्षित रखा? उनकी सेना और उनके प्रशासकों ने। ठीक है। ये संस्थागत शक्ति यानी इंस्टीट्यूशनल पावर का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। अगर वो असीम भौगोलिक विस्तार नहीं होता ना, तो उनके ये विचार महल की दीवारों के बाहर शायद ही किसी ने सुने होते। मैं ये नहीं कह रहा कि उस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का कोई महत्व नहीं था। नेटवर्क जरूरी था, मैं मानता हूं, लेकिन नेटवर्क का होना भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय नहीं बनाता। तो फिर क्या बनाता है? स्रोत सामग्री साफ तौर पर इशारा करती है कि ये जो स्वर्णिम अध्याय है, इसका निर्माण मुख्य रूप से राजा के आंतरिक नैतिक जागरण के कारण हुआ था। सिर्फ आंतरिक जागरण? आप उस समय रेखा टाइमलाइन को देखिए। सत्ता संभालने और साम्राज्य विस्तार के बाद जो सबसे अहम और अंतिम पड़ाव है वो है वैचारिक परिवर्तन, युद्ध से शांति की ओर मुड़ना। ये वो जागरण था जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास की दिशा सिर्फ एक आदमी के सोचने भर से नहीं बदलती। पर वो एक आदमी कोई आम आदमी नहीं था, और यही मेरी दलील का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, जरा उस मनोवैज्ञानिक साहस के बारे में सोचिए। जब आप अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर हों, जब आपको चुनौती देने वाला दुनिया में कोई न हो और आप और भी ज्यादा जमीन जीत सकते हो, ठीक उस वक्त रुक जाना। वो एक साहसिक कदम तो था। बिल्कुल। ये कहना कि असली विजय वो नहीं है जो तलवारों से हासिल होती है, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों को जीतकर सहिष्णुता के जरिए हासिल होती है। ये जो आंतरिक क्रांति थी ना, ये उन्हें इतिहास के किसी भी अन्य शक्तिशाली शासक से पूरी तरह अलग कर देती है।
मैं आपके इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की कद्र करती हूँ, लेकिन स्रोत सामग्री के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की तरफ वापस चलते हैं। जी बताइए। इसे शक्ति और शांति का संगम, इंटरसेक्शन ऑफ पावर एंड पीस कहा गया है। ये शब्द संगम बहुत कुछ कहता है। हाँ, संगम मतलब दो चीजों का मिलना। बिल्कुल। ये बताता है कि ये गौरवशाली इतिहास केवल एक व्यक्तिगत जागरण का नतीजा नहीं था। ये व्यक्तिगत मूल्यों और संस्थागत शक्ति के एक साथ मिलने का नतीजा था। अगर वो अभूतपूर्व साम्राज्य विस्तार और ऐतिहासिक युद्धों का दौर पहले न आया होता तो क्या होता? आप कहना चाहती हैं कि बिना युद्ध के शांति की बात बेमानी होती? मैं यथार्थ की बात कर रही हूँ। मान लीजिए कि अशोक केवल एक छोटे से राज्य के राजा होते, उनका कोई बड़ा प्रभाव क्षेत्र नहीं होता, न कोई बड़ी सेना होती, और तब वो अहिंसा का मार्ग अपनाते, तो क्या होता? क्या शांति का ये संदेश इतने बड़े पैमाने पर पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाहर कभी फैल पाता? शायद आस पड़ोस के कुछ 100 लोग उनकी तारीफ करते और इतिहास उन्हें भुला देता। ये एक अनुमान है। ये एक तार्किक अनुमान है। यह वो विशाल साम्राज्य ही था जिसने इस नैतिक संदेश को ऐतिहासिक स्थायित्व यानी एक परमानेंट जगह, परमानेंट प्लेस दी। शक्ति के उस मंच के बिना शांति का ये नाटक कभी इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं सकता था। देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मंच बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस मंच को उस नाटक के मूल संदेश से कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हैं। मैं बस संतुलन की बात कर रही हूँ। पर दुनिया में कई बड़े मंच बने और ढह गए। मतलब चंगेज खान से लेकर कई ऐसे साम्राज्य आए जिनका बुनियादी ढांचा अशोक से भी कहीं अधिक विशाल था, लेकिन वे अपने पीछे क्या छोड़ गए? हाँ, वो तो विनाश ही लाए। बिल्कुल, केवल विनाश, अत्याचार और डर की कहानियां। अशोक के साम्राज्य का नया आधार नैतिक मूल्य थे। अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति दया की जो नींव उन्होंने रखी, वो इसलिए आज तक प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य से आई थी। तो फिर क्यों है? वो इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि वो मानव स्वभाव की सबसे गहरी सच्चाई को छूती है। वो जो मेरा कार्गो वाला उदाहरण था ना, वो कार्गो इतना दमदार था कि उसे आज भी याद रखा जाता है। देखिए, मेरी दलील ये बिल्कुल नहीं है कि उन विचारों में गहराई नहीं थी। विचार बेहतरीन थे। मेरी दलील ये है कि बेहतरीन विचारों को भी इतिहास में टिके रहने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति एक साधन हो सकती है, साध्य नहीं। लेकिन जब हम स्रोत सामग्री में ये पढ़ते हैं कि अदम्य सैन्य क्षमता जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे ला दिया, तो हमें सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि वो एकीकरण, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ही वो माध्यम था जिससे ये विचार उपमहाद्वीप की नसों में दौड़ सके। एक शक्तिशाली प्रशासक और एक अजेय सेना के सुरक्षा कवच के बिना एक दार्शनिक की आवाज राजमहल के बाहर के शोर में कहीं दबकर ही रह जाती। तो शायद हम चर्चा के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारे नजरिए एक दूसरे से पूरी तरह टकराते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है। आप मानती हैं कि एक विचार को इतिहास में जिंदा रखने के लिए शक्ति और सत्ता की जरूरत थी, और मैं मानता हूं कि उस शक्ति और सत्ता को कोई सार्थक अर्थ देने के लिए उस वैचारिक क्रांति की जरूरत थी। बिल्कुल, और सच कहूं तो शायद यही वो जटिलता है, यही वो तनाव है जो अशोक के जीवन को स्रोत सामग्री के शब्दों में एक अद्वितीय ऐतिहासिक जीवन बनाता है। दोनों चीजें एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई हैं कि आप उन्हें पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो इस गहन और विस्तृत चर्चा के बाद अगर मुझे अपने विचारों को एक जगह समेटना हो, तो मेरा यह मानना आज भी पूरी तरह से कायम है कि सम्राट अशोक की महानता का असली स्रोत उनकी वो वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति ही थी। उन्होंने पुनः पुन्हा को ये सिद्ध करके दिखाया कि एक शासक की सच्ची शक्ति उसके हथियारों के जखीरे में या उसके द्वारा जीते गए भूभाग में नहीं होती। वो शक्ति अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता के उन नैतिक मूल्यों में बसती है जो वो अपने लोगों के जीवन में उतारता है। भौगोलिक विजय जमीन जीतना,
वो हमेशा क्षणिक होती है, आज है कल नहीं, लेकिन मानवता की सेवा के जरिए हासिल की गई ये सांस्कृतिक विजय ही उनकी असली और स्थायी विरासत है, जो आज हजारों साल बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मैं इस आध्यात्मिक क्रांति और उसके असर का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे नजरिए से और जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री का तराजू भी हमें याद दिलाता है, इस इतिहास के स्वर्णिम होने का प्राथमिक कारण शक्ति और नैतिकता का वो यथार्थवादी संतुलन है। जी, हमें इस ऐतिहासिक सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि वो अजेय सैन्य शक्ति, वो भौगोलिक प्रभुत्व और वो विशाल प्रशासनिक ढांचा ही वो हाईवे था जिसके बिना ये महान विचार कभी इतने व्यापक नहीं हो पाते। ये संस्थागत शक्ति ही थी जिसने इस दार्शनिक जागरण को महज एक विचार से निकालकर इतिहास के पन्नों में इतने सशक्त और स्थायी रूप से दर्ज कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि सम्राट अशोक का जीवन शक्ति और नैतिकता के उत्तम संतुलन का एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जो इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। बिल्कुल, वो बहुत अनोखा है। और आज की ये चर्चा हम सबको और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी एक बहुत ही गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। क्या एक साम्राज्य की महानता अंततः उसके द्वारा विजित भौगोलिक क्षेत्रों और सैन्य शक्ति से मापी जाती है, या फिर उन विजित क्षेत्रों में राजा द्वारा बोए गए मानवता और सहिष्णुता के बीजों से? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई सीधा या आसान उत्तर नहीं है, लेकिन ये हमें सत्ता के सही इस्तेमाल पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर ये स्रोत सामग्री हम सभी को स्वयं विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। तलवार की धार और शांति के कमल के बीच का ये चुनाव सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों का ये अन्वेषण आगे भी जारी रहेगा।